Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and field. और आज की जो अपनी हेडिंग है वो है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये हमको सीखना है बस। कई बार हो सकता है एक आध बार आपको सीधा सीधा सवाल आ जाए कि भैया वेक्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से है। बाकी आपको एक सिंपल सी मैं बात बताऊं तो सवाल करने का जब तरीका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया डायरेक्शन सेंस अपने कॉमन सेंस से लगानी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, कूलम्स लॉ क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बतलाता है। और यदि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बतलाता है तो भैया आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालना यदि आ गया, मैग्नीट्यूड पता लग गया तो आप वेक्टर को तो सॉल्व कर ही सकते हो। यस और नो, बस वही कहानी है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट से हमारे पास में यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2, बोथ आर द पॉजिटिव चार्जेस। मैंने बोला दो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है आपके पास में R। ये दूरी कितनी है, R दूरी पर मैंने बोला कि दो चार्जेस यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, रखे हुए हैं। अब मैंने बोला कि दोनों कैसे चार्जेस हैं भैया, दोनों हैं आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैं मतलब रिपल्शन होने वाला, इतना तो आपको पता लग गया। यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड तो आप लिख दोगे 1/f बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की जब बात करते हैं तो भैया यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या है कि देखो Q1 वाला चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि Q1 वाला चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 विल बी इन दिस डायरेक्शन और नॉट। भैया रिपल्शन हो रहा है मतलब दूर भगाना है इनको, और दूर भगाना है तो Q1 इस पर Q2 पर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो भैया फोर्स experienced by Q2 will be in this direction and force exerted by Q1 on Q2 will be in this direction। तो वर्ड्स को जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 बिकॉज ऑफ 1। क्या ये मेरा ऐसे ही आएगा, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। सो आई विल बी राइटिंग दिस लाइक दिस, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 विल बी लाइक दिस, एफ वेक्टर बराबर, अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं आपका, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड रख दिया। अब यहां पर एक सवाल उठ रहा है मेरे पास में, वो सवाल ये है कि भैया इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड। तो अब एक बात बताओ, देखो ये डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया यहां से 1 और 2 को जोड़ने वाली जो ये होगी, क्या बोलते हैं, लाइन होगी, इस पर हमको एक यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर आएगा R12, 1 से 2 को ज्वाइन किया है तो हम लोग यहां पर लिख देंगे R12 यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई? डायरेक्शन तो ऐसी देनी है, यस और नो, आर यू श्योर इनफ, बोलो सही बात है। इतना ही है। मैंने क्या बोला, देखो यहां पर जो मैंने चीजें लिखी नहीं है, जो बोली है उनको फोकस करना। मैंने बोला था फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1 will be given as F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, उल्टा मैं लिखना चाहूं, मतलब मैं लिखना चाहता हूं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1। तो भैया Q1 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहां पर लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 बिकॉज ऑफ 2, ये वेक्टर हो गया, यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यदि इसका मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, लेकिन यदि मुझे इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पर अब देखो क्या होगा, यहां पर यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। तो देखो डायरेक्शन कैसे आएगी, 2 से 1 की तरफ, तो ये आएगा R21 कैप। तो भैया ये है आपका एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड को वो क्या बन जाता है, पूरा प्रॉपर वेक्टर बन जाता है। चलो इसको थोड़ा सा और एक अलग फॉर्मेट में भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो इसे लिखा जा सकता है F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। बात समझ में आ रही है?
यदि आप इसको नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस आपको एक सिंपल सी बताने की कोशिश कर रहा था भैया ऐसा भी पॉसिबल है यहां पर, ठीक है। चलो, तो ये आपका वेक्टर फॉर्मेट हो गया, बस इतना सा ही यहां पर आपको ध्यान रखना होता है। अब यहां पर यदि मैं बात करूं, दोनों को कंपेयर यदि मैं करने की कोशिश करता हूं, तो अब आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, समान है, लेकिन यदि मैं डायरेक्शन वाइज यदि मैं बात करता हूं तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स F12 वेक्टर। यस और नो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। R21 कैप और R12 कैप की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके कारण F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम F21 वेक्टर ये हो रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है, ये यूनिट वेक्टर, बिकॉज R12 कैप विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स R21 कैप। बात समझ में आ रही है? यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 1 है उनका, लेकिन डायरेक्शन के कारण है यहां पर यूनिट वेक्टर। वेक्टर आपको अच्छे से आएगा तो ही ये सवाल यहां पर आपको, ये जो पॉइंट मैंने यहां पर है वो बताया है उसको आपको समझ में आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? श्योर हैं आप लोग? चलो, अब हम लोग यहां पर एक सिंपल सी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। कूलॉम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टी हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थ्योरीज, ये यहीं से मान के चलिए आपके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह चालू होने लग जाएंगे। सो यहां पर अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या है, पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में बेसिकली आप सब लोग जानते हैं वो ये है कि भैया अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये अब बोलो, ये प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, अब ये नहीं भी लिखता तो भी ये तो आती थी आप लोगों को, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, यस और नो। तो आपने बोला सर ये भी कोई प्रॉपर्टी आपने बताई, ये तो हमें बहुत ही पहले से मालूम थी। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या क्या चीजें हैं यहां पर प्रॉपर्टीज के अंदर में। दूसरा पॉइंट, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है, मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगे रहने के लिए उनका टच होना आपस में कोई जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? आर यू श्योर और नो? तो मैंने बोला यस, हम लोग यहां तक श्योर हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। एक बात देखो, मैं यहां पर बात करता हूं, यदि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब यहां पर एक चार्ज Q1 रखा था, यहां पर ये चार्ज Q2 रखा था, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ तो भी R थी। अब यहां पर हो क्या रहा है कि भैया ये Q2 वाला जो है वो Q1 से R दूरी पर आने पर इसने एक फोर्स का एक्सपीरियंस किया, तो Q1 कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना, जिसके कारण इसने क्या किया है, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया है। तो यहां से हमारे पास में एक पॉइंट निकल के आता है, वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स से भी हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। भैया कॉन्टैक्ट नहीं है तो भी फोर्स लग रहा है, मतलब क्या है, मैकेनिक्स के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं भैया फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट करना जरूरी था। स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका, टेंशन का फोर्स हो गया, तो वहां पे कांटेक्ट होना जरूरी था, यहां पर कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो यहां से हमारे पास में एक पॉइंट निकल के आता है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन इसी के अंदर में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चाहिए तो आप इसमें नंबरिंग मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। पॉइंट ये है कि वेन एवर अ चार्ज इज प्लेस्ड, whenever a charge is placed at some point, then it exerts something, it exerts a force on another particle, another charged particle। ये बात सही है, यस और नो? दूसरे चार्ज पार्टिकल पर ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो यहां से हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इज डेवलप्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप। यहां से हमारे पास में कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे रहे हैं बेटा?
हम लोगों ने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ना है, उसमें हम लोगों को अभी टाइम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर और नॉट? बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब जैसे देखो मैग्नेट के आजू बाजू में एक फील्ड जैसा तैयार हो जाता है, वैसे ही एक चार्ज के आजू बाजू में भी क्या होता है, एक फील्ड तैयार हो जाता है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर? ये प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए जरा यहां पर लौट के आ जाइए। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो दो चार्जेस पर जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन इधर है और ये वाले की डायरेक्शन आपकी इधर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं, दो बॉडीज के बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, सो दे आर बोथ सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब क्या है, हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं भैया, मैग्नीट्यूड सेम है, magnitude of force is same but direction is opposite, magnitude of force is same but direction। अब देखो मैंने यहां पर लिख दिया डायरेक्शन इज अपोजिट, क्या ये हर बार ऐसा ही पॉसिबल है? इसको चेक करते हैं हम लोग, जरूर चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो भैया मैंने पहला लिया, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, तो मैं यहां पे फोर्सेस लगा लेता हूं। तो देखो इस पर फोर्स आएगा F21 इधर और ये F12 आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। चलो हमने क्या किया, नेगेटिव और नेगेटिव ले लिए, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, तो अभी भी देखिए रिपल्शन होगा, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। मैंने बोला ये वाली बात भी सही है। चलो हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके देख लेते हैं। अब इस क्या होता है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब जरा ध्यान से देखना भैया, 2 वाले पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और 1 वाले पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो अभी भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड सेम है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, द फोर्स acts along the line joining the charges। ये जो फोर्स लगता है वो कुछ इस प्रकार से लगता है कि दोनों चार्ज, जो भी दोनों आवेश हैं, दोनों चार्जेज, उनको मिलाने वाली लाइन पर। और मैं इसमें और क्लियरली बोलूं, लाइन जॉइनिंग द चार्जेज, इसमें लिखो सेंटर ऑफ चार्जेज, मतलब जो चार्जेज का जो सेंटर है उनको मिलाने वाली लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स की यहां पर बात करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर? ओके। अब ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसका मतलब होता है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, तो भैया देखो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन को समझ लीजिए। सेंट्रल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो 2 अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, बराबर है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस, इसीलिए तो इसको सेंट्रल फोर्स बोल रहे हैं। अब देखो क्या है सर, इसमें क्या दिक्कत है? देखो मैं आपको ही बता रहा हूं, क्या होता है, मान के चलो यदि मैं जॉइनिंग द लाइन इसको नहीं लिखा ना सेंटर ऑफ चार्जेस, तो उससे कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कैसे, क्या होता है ना, कई दिमाग बच्चों के दिमाग में होता है सेंट्रल फोर्स मतलब 2 अपोजिट बॉडी पे लग गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो उसमें क्या हो सकता है, मान के चलो एक ने बंदे ने बोला कि भैया देखो ये 2 पार्टिकल बना दिए, एक पे फोर्स इधर लग रहा है और एक पे फोर्स इधर लग रहा है, तो भैया मैग्नीट्यूड सेम है। मान के चलो ऐसे बोला कि इस पे 10 न्यूटन इधर है और इस पर भी 10 न्यूटन अलग इधर में है, तो क्या ये सेंट्रल चार्जेज है? तो नहीं बेटा, ये सेंट्रल चार्जेज नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, चलो इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहां पर देखो क्या हो रहा है, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों ऐसा हो रहा है आप देख पा रहे होंगे,
क्लियर? देखो ये थियोरेटिकल पॉइंट है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, आई नो दैट कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है आज के लेक्चर में, क्योंकि मैं चाहता हूं आज की बेटा हम लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन तक पहुंच जाएं और कुछ एक दो न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट आप लोग आज के लेक्चर में देख पाएं, ठीक है? सो इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। तो भैया देखो एक की एक्शन हुई, दूसरे ने रिएक्शन दे दी, मतलब कैसे? ये दो फोर्स, दो चार्जेस रखे, तो भैया इसने एक्शन किया, इस पर फोर्स इधर लगाया, तो इसने बदले में इसके इधर लगाया। बात समझ में आ रही है? इसने एक्शन की कि इसने फोर्स उसको इधर धकेला, तो उसने बदले में इसको इधर धकेला। Q1 वाले ने Q2 वाले को इधर में पुश किया, तो Q2 वाला Q1 वाले को इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा, पुश करेगा, तो इसका मतलब यहां पर एक एक्शन रिएक्शन का पेयर भी बन गया है। क्लियर है? यस और नो? नाउ यहां पर एक बात और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, अगला पॉइंट चाहें तो, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बेसिकली देखो क्या है, मैं बोलूं ना तो यहां पर बोल सकता हूं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ऑन द सिस्टम या इन द सिस्टम इज जीरो। ये बात समझ में आ रही है? सर कैसे? तो भैया देखो F21 वेक्टर प्लस का F12 वेक्टर बराबर जीरो। सर ये कैसे आ रहा है? तो भैया देखो कैसे होता है, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं। यदि दो चार्जेस का आपने एक सिस्टम बनाया है, दो चार्जेस का एक आपने सिस्टम बनाया है, तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स यहां पर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। नेट फोर्स क्या रहेगा? यहां पर जीरो रहेगा। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो भैया ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर सम करोगे तो भैया F21 प्लस का F12 बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। यहीं से लिखा है मैंने ये चीज, F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर से ही मैंने क्या किया, इसको इधर में एडजस्ट करके यहां पर लिख दिया है कि F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर बराबर जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स इन द सिस्टम इज व्हाट? जीरो। अब नेट फोर्स जीरो हो गया तो मैं यहां से एक पॉइंट और बना सकता हूं, वो ये है कि भैया जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड सवाल रहेगा तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल बी कंजर्व। नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो मोमेंटम क्या रहता है? जीरो हो जाता, सॉरी कंजर्व रहता है। याद कीजिए F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है dp बाई dt। तो F जीरो कर दिया तुमने नेट फोर्स, तो dp बराबर क्या आएगा? मोमेंटम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मोमेंटम विल बी कंजर्व। क्या ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रहेगा? अच्छा, अब एक पॉइंट और मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये थोड़ा सा ऐसा है। वो पॉइंट क्या है? मतलब देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, इसको मैं लैंग्वेज में लिख पाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब कैसे? मान के चलो आपके पास में बहुत सारे चार्जेज हैं। मान चलो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ऐसे तीन चार्जेज हैं, ठीक है? मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं, इस Q1 पर Q2 भी फोर्स लगा रहा है और Q3 भी फोर्स लगा रहा है, तो भैया फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, या मैं बोलूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2 विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। ये जो है आपका सेम ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज Q3। ये जो Q3 चार्ज मैंने यहां पर रख दिया, तो इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से इन दोनों के चार्जेस के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आपके दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही है? सर ये मतलब कैसे? जरा एक रियल टाइम एग्जांपल दीजिए। तो भैया मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि मान के चलो कि आप दो भाई बहन हैं, ये भाई और बहन बी से ही चालू होता है, ओके, ब्रदर एंड सिस्टर है, और इन दोनों के बीच में भाई बहनों वाला बहुत तगड़ा वाला प्यार है। और अब मान के चलो कि भैया आपके भाई जो है उनका कोई फ्रेंड और आ जाता है साथ में, तो अभी तीनों लोग यहां पर बैठे हैं और कुछ तो भी गेम खेल रहे हैं। तो बताओ क्या भाई और बहन के बीच का जो प्यार है वो टूट कम हो जाएगा क्या?
वो नहीं होगा, भाई बहन को सपोर्ट कर रही होगी, कर रहा होगा, बहन भाई को सपोर्ट कर ही रही होगी। अब ये कोई तीसरा आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है? बस वही है यहां पर। ओके, कई लोगों ने बहुत आगे तक की बातें सोच रखी थी कि मैं कुछ और भी बोलूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। ठीक है, चलो हम लोग और आगे बात करते हैं। अब यहां से आगे हमारे पास में एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहां से आगे मतलब ये लास्ट हेडिंग है जिसमें हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल वाला सेक्शन शुरू होने वाला है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मैंने क्या किया, देखो मैं मान के चलता हूं, यहां पर हमारे पास में एक चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q2, Q3, यहां पर चार्ज है Q4। ठीक है, सबके सब पॉजिटिव मान लीजिए, सबके सब पॉइंट चार्जेज है। इन दोनों के बीच की दूरी जो भी होगी, सबके बीच की दूरी मैं अलग अलग लिख देता हूं जिससे कोई टेंशन ही नहीं रहे। इसको R12 मान लीजिए, R13 मान लीजिए, R14 मान लीजिए। ठीक है, मैंने वेक्टर कुछ नहीं लगाया है अभी के लिए। अब सिंपल सी मैं बातें यहां पर करने की कोशिश करता हूं। मान के चलो मैं लिखना चाहता हूं नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो ये कैसे लिखा जाएगा? तो भैया मैं सिंपल सी बात करता हूं। पहले तो एक बात बताओ, 2 वाला जो है वो 1 पर कितना फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा? तो आप बोलोगे 2 वाला 1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% सही बात है। और इसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। देखो ये नीचे जो है वो R12 में लिख रहा हूं, दैट इज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। नाउ यहां पर साथ में यूनिट वेक्टर भी लगाना है। वो क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा 2 से लेकर के 1 तक का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? श्योर है? मैंने बोला सही बात है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ जाओ। 1 पर 3 वाला भी तो फोर्स लगा रहा है, 3 वाला लगा रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये आ रहा है F13। बोलो ये क्या लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे F13 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी R13 है अभी के लिए। अब यदि आप R13 वगैरह पसंद नहीं करते हो तो कुछ और भी लिख सकते हो, R1 R2 R3 भी लिख सकते थे, या ABC भी लिख सकते थे, बट लास्ट में यहां पर आपको वेक्टर है तो वेक्टर कैसा आएगा? तो R कैप लिखेंगे, और डायरेक्शन क्या है? 3 से लेकर के 1 तक। तो आपने डायरेक्शन लिख दी 3 से लेकर के 1 तक की। ऐसे ही लास्ट में देखो 4 वाला भी 1 पे फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया F14 वेक्टर। तो ये आ जाएगा F14 वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R14 का स्क्वायर। और यूनिट कैप जो लगेंगे वो लगाएंगे 4 से लेकर के 1 तक, क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में 4 से 1 की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है। वही वेक्टर में आपने सीखा है कि नहीं सीखा? पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो P से Q तक होती है कि नहीं होती है डायरेक्शन? यस और नो? वही चीजें यहां पर लिखी जा रही हैं। अब यदि मैं नेट फोर्स की बात करता हूं, अब मैं किसकी बात करता हूं? नेट फोर्स ऑन दिस, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा? तो भैया नेट फोर्स लिखा जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। क्या लिखा जाएगा? मैं ऐसे लिख देता हूं F1 वेक्टर बराबर, तो ये आएगा F12 वेक्टर प्लस का F13 वेक्टर और प्लस का आएगा F14 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सब इनके पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R21 कैप प्लस का वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर और प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर और R41 यूनिट कैप। सही है कि नहीं? अब यहां से कॉमन निकाल के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। मैग्नीट्यूड वगैरह पुट कर दीजिए, जो भी वेक्टर का आंसर आएगा वो आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी होगी या नहीं होगी? पहले तो मुझे ये बताओ, होगी या कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं आपको कि भैया ऐसे सवालों को सॉल्व करने के बजाय, ऐसे सवालों को इस तरह से सॉल्व करने के बजाय, वेक्टर से सॉल्व करने के बजाय कई बार आपको स्केलर की तरीके से सॉल्व करने में ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा जब मैं समझाता हूं।
देखो पहले तो एकदम सिंपल सा सवाल करते हैं हम लोग। पहला एकदम सिंपल सवाल ये है कि भैया दो चार्जेज है, Q1 बराबर 1 कूलम और Q2 बराबर है आपका सर काट का है दिया, हमने तो लिख लिया था। मैंने बोला Q1 बराबर है 1 माइक्रो कूलम और Q2 बराबर है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, दो चार्ज रख दिया, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एकदम सिंपल सवाल से मैंने शुरू किया है। बोलो क्या लिखेंगे? तो आप लिखोगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सवाल के अंदर में पुट करो, ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है 1 माइक्रो कूलम तो 10 टू द पावर -6, 2 माइक्रो कूलम तो 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस है 1 तो 1 का स्क्वायर। इसको जरा फटाफट से सॉल्व कर डालिए, कितना आंसर आ रहा है। देखो 6 और 6 12 में से 9 गए तो -3 तो इधर आएगा, 9 दूना 18 इंटू 10 टू द पावर का -3 और ये आएगा यूनिट न्यूटन में, बराबर है 9 दूना 18, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। कर सकते हैं क्या इस सवाल को? अरे कर सकते कि नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलो हम लोग इसके अंदर में और एक सवाल करते हैं। चलो देखो सवाल है बिल्कुल सिंपल सा। क्वेश्चन है, एक चार्ज है Q1 बराबर का 10 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर का है 20 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की दूरी है मान के चलो 1 मीटर, अभी भी ले रहा हूं। नाउ प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अब बताओ नया फोर्स कितना आएगा? ये क्या कर दिया मैंने? हाँ बताओ फोर्स कितना आएगा यहां पे? तो कुछ नहीं है, इस बार आप लिखोगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले एकदम सिंपल लेवल के सवाल करवा रहा हूं। देखो इस वाले की वैल्यू तो आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में ये जो K बच गया है उसकी वैल्यू है 3। एक चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का, दूसरा चार्ज है 20 माइक्रो कूलम का। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसे सवाल मुझे करवाने नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं आपके लिए करवा दे रहा हूं। मतलब मान के चलिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं हुआ आपसे तो क्या दिक्कत है, करो। 6 और 6 देखो 6 और 6 12, 12 में से गए 9 तो बच गए -3, 2 जीरो और उड़ा दीजिए तो -1 बराबर है। ओके 3 से इसको काट दो, ये कटेगा 3 बार, 3 दूना 6, 6 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन, मतलब आंसर आ गया 0.6 न्यूटन। ठीक है, ये तो एकदम हलवा सवाल था, ये तो एकदम हलवा सवाल था। कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं। चलो अब आगे की वैरायटी पे आ जाओ। देखो और कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a distance of R, at a distance of R, ठीक है। The force between them is F, ठीक है। दो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच की दूरी R है और उनके बीच के लगने वाला फोर्स F है। नाउ मैंने क्या किया, नाउ if distance is half, keeping charges same, what will be new force? अब देखो यहां से आगे पूरी मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, उसी के बेसिस पर सवाल हो रहा है। बोलो कैसे करोगे? तो भैया आपने लिख दिया F बराबर आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने बोला सही बात है। अब F डैश जब लिखा जाएगा तो F डैश बराबर K तो एज इट इज, चार्जेस को भी एज इट इज, और डिस्टेंस क्या कर दी, आधी कर दी। बोलो सही है क्या? डिस्टेंस को आधा कर दिया, बिल्कुल वही। देखो जो सवाल में बोला है वही कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, देखो पहले जब Q1 और Q2 के चार्जेस उनके बीच की दूरी R है तो फोर्स F है, और ये F तो यही आएगा, ये थोड़ी बदल जाएगा मेरा। ये बदल दोगे क्या? ये तो नहीं बदलने वाला है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, ये नहीं बदलेगा, तो मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इज हाफ कीपिंग द चार्जेस सेम, मतलब Q1 Q2 में कोई परिवर्तन
नहीं है, मैंने सिर्फ डिस्टेंस को आधा किया है। तो एफ डैश बराबर देखो r/2 का स्क्वायर करोगे तो r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो यह आएगा 4k1q2 अपॉन r²। तो इसका मतलब यह है कि एफ डैश बराबर आ गया 4f। ठीक है, अब यहां से आगे बनता है मैथमेटिकल सवाल। वो कैसे? देखो पहला सवाल मैं बोलता हूं, फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय, फोर्स कितने प्रतिशत बढ़ गया? फोर्स कितने प्रतिशत बढ़ गया? बताओ कितने प्रतिशत बढ़ गया? सवाल को ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। बाय व्हाट अमाउंट, बाय व्हाट परसेंटेज द न्यू फोर्स इज इंक्रीज, कितने प्रतिशत बढ़ गया? मैं दो सवाल बना सकता हूं इसमें। एक दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, द न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स ओल्ड फोर्स, 4 टाइम द ओल्ड फोर्स, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि भैया द न्यू फोर्स इज हाउ मच परसेंटेज, तो भैया 400% है। परसेंटेज में पूछा तो 400% है, लेकिन मैंने सवाल बोला कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है। इसी में छोटे छोटे से कंफ्यूजन होते हैं। तो भैया देखो नया फोर्स ये है, तो आपको हमेशा ऐसे करना है, एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100। तो ये है इंक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज। तो यहां पर आएगा 4f माइनस का f अपॉन का f इंटू 100। तो आंसर आएगा 300%। जो नया फोर्स है वो 300% अधिक है पहले वाले फोर्स की तुलना में, पहले वाले फोर्स की तुलना में। ठीक है, 2-3 सवाल हो गए। चलो अब कई लोगों को लग रहा होगा अच्छा सवाल खत्म हो गए क्या? सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल और देखो बनाए जा रहा हूं मैं तो सवाल। ठीक है, ओके। टू सिमिलर चार्जेस placed at some distance experience a force F। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जब होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स यदि मैं कंसीडर करवाना चाहता हूं तो मैं आपको मास जरूर दूंगा, मास के बारे में बोलूंगा। जब तक नहीं बोला है तो तब तक आपके दिमाग में बिल्कुल भी ग्रेविटेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना नहीं है। ठीक है, ओके। तो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ। नाउ इफ चार्जेस आर हाफ, अब मैंने क्या किया, चार्जेस आर हाफ, कीपिंग डिस्टेंस सेम, कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम सेम, फाइंड न्यू फोर्स, फाइंड न्यू फोर्स। बोलो कैसे करोगे, कैसे करोगे? अब कुछ नहीं सर जी, F बराबर है के, दोनों चार्जेस सेम मतलब Q इंटू क्यू अपॉन r²। अब देखो मैंने क्या किया, अगली बार डिस्टेंस को सेम रखा है और चार्जेस को आधा किया है। अच्छा देखो मैं आधा क्यों ले रहा हूं, मेरे को कैलकुलेशन आसान है, बाकी कुछ नहीं है। आप दुगना कर दीजिए तो भी आसानी है कैलकुलेशन। तो मैं बोलूंगा इसमें क्या दिक्कत है, एफ डैश बराबर क्या आएगा, के Q/2 और Q/2 और अपॉन में r²। सॉल्व कर लीजिए, एफ डैश बराबर देखो 2 2 4, 1/4 तो इधर हो गया। कलर चेंज कर देता हूं, अरे यार ये ऊपर का मिट गया। चलो ठीक है, यहां पर ये है अपना r² था। ठीक है, तो एफ डैश बराबर आएगा 1/4 तो इधर आएगा और ये आएगा KQ² अपॉन r², ये अपना इधर है। तो भैया देखो आपका रिलेशन आ गया, एफ डैश बराबर F/4 आ गया क्या? अब बोलो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। अब यदि मैं पूछूं आपसे नया फोर्स और पुराने फोर्स में क्या रिलेशन है, तो भैया न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ द ओल्ड फोर्स। ओके, और परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए क्या करोगे, एफ डैश अपॉन एफ माइनस का एफ इंटू 100। तो यहां पर आएगा F/4 माइनस का F/f इंटू 100। तो भैया यहां पर आएगा कितना, ये आएगा 3/4 इंटू 100। तो आंसर आएगा माइनस का 75%। इसका मतलब है 75% का डिक्रीमेंट हुआ है, 75% की कमी हुई है। नीट में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। हम जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे जब बनेंगे तो वो आपको करते आने चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी मैथ्स लगवाता है आपसे, ठीक है, और उन्हें मालूम होता है कि भैया मैथ्स तो हमारी कच्ची है, तो इनको ऐसे छोटे छोटे सवालों में ही उलझा दो और ये उलझते बैठे रहेंगे। चलो अगला सवाल,
टू सिमिलर चार्जेज, देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया है, दो समान आवेश हैं, केप्ट एट सम डिस्टेंस आर, केप्ट एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उन्होंने फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया है, एफ किया है। नाउ इफ चार्जेज आर हाफ, अब मैंने क्या किया, चार्जेज को आधा कर दिया, देन what should be the distance, what should be the distance between them, distance between them, so that force remains same, so that force remains same। बोलो सवाल समझ में आया? देखो कुछ नहीं है, आपके सामने सवाल बना रहा हूं, ताजे ताजे सवाल बन रहे हैं। तो सर क्या पिछले मतलब इससे पहले कभी आपने सवाल नहीं करवाए? देखो वो मुझे नहीं मालूम मैंने करवाया पहले कि नहीं करवाया, बट मैं अभी आपके लिए बता रहा हूं कि सवाल आपके लिए तो ताजा ही है ना। चलो बोलो, तो क्या करना है, एक बात ध्यान रखिए, आपके पास में क्या बोला गया, चार्जेज सेम चार्जेज हैं, सिमिलर चार्जेज है, मतलब सब कुछ सेम है, कुछ दूरी पर रखे हुए, मैंने माना आर दूरी पर, तो फोर्स एफ है, तो एफ बराबर आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो, अब अगले केस में क्या बोला है उसने, चार्जेज को तो आधा कर दिया और डिस्टेंस पूछी है आर डैश, सो दैट फोर्स रिमेन सेम, मतलब इस बार भी फोर्स तो आपका एफ ही है, फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं है, के एज इट इज Q/2 और Q/2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर। यहां पर इसको लिख लीजिए, चाहिए तो इसको क्या लिखोगे, ये आएगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये क्या है, सेम है, ये वाला फोर्स भी सेम है और ये वाला फोर्स भी सेम है, तो आप लिखोगे देखो के Q/2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर बराबर है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है? आपने बोला बिल्कुल सही है, कैंसलेशन करो, के क्यू खत्म। अब देखो यहां पर बच रहा है 1/4 टाइम्स आर डैश का स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर। सही है, इसको इधर और इसको इधर लेके आ जाइए, फटाफट से करिए। अच्छा सवाल मेरे भरोसे मत छोड़िए, आर डैश का स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर बाई 4। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, तो भैया आर डैश का आंसर आएगा r/2। इसका मतलब यह है कि भैया यदि चार्जेज को आधा कर दिया है तो उनके बीच की दूरी को भी आधा करना पड़ेगा ताकि फोर्स समान रहे। अब मैं इसमें मैथमेटिकल अप्रोच लगाऊंगा और सवाल बनाऊंगा। मैं इसमें सवाल पूछ सकता हूं, सो दैट what should be the distance between them so that the force becomes 4 times of the initial value या 1/4 of the initial value। कुछ भी सवाल मैं बना सकता हूं। अरे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। यस और नो, सवाल को पकड़िए, लैंग्वेज के अंदर का पूरा खेल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। इज इट क्लियर टू यू? एकदम आसान चीजें हैं, जो मैं बताते चल रहा हूं उनको आपको पकड़ते हुए चलना है। मैंने अभी तक एक भी वेक्टर का सवाल नहीं लिया, वेक्टर का सवाल भी लूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं उसमें ट्राइंगल पे रखूंगा, स्क्वायर पे रखूंगा, हेक्सागोन पे रखूंगा, पेंटागोन पे रखूंगा, कहीं पे भी सवाल रखूंगा, रेक्टेंगल पे रखूंगा और फिर नेट फोर्स पूछा करूंगा। रख जाओ, तसल्ली रखो, उसमें भी टाइम है, लेकिन पहले ये बेसिक वाले सवाल तो कर लो। चलो आगे आ जाओ, अगला लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस ही रहने वाला है मोस्टली। चलो और सवाल करते हैं हम लोग, और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, देखो कैसे होता है। अब देखो एकदम सिंपल सवाल पूछता हूं मैंने सवाल पूछा, देखो Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है, और ये एयर में रखे हुए, कुछ नहीं बोला है तो एयर में रखे हुए, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F, दोनों के बीच का फोर्स F दिया है। नाउ if space between
if the space between charges is filled with dielectric constant of k बराबर 9, देन न्यू फोर्स, नया फोर्स क्या होगा? बताओ, नए फोर्स के बारे में बताओ क्या होगा। अरे सिंपल है, देखो क्या हो गया कहानी में, यहां पर एयर है तो F बराबर आएगा K, या K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब देखो जब आप मीडियम के लिए बात करोगे तो भैया मीडियम के लिए आपका F मीडियम आता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। एक बात और ध्यान रखना, देखो स्मॉल के कैपिटल के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्योंकि देखो नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कई लोग बैठ के देखेंगे सर यहां पर कैपिटल के और यहां पर स्मॉल के, तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं स्मॉल के और कैपिटल के दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल के लिया है तो वो 9 × 10⁹ को कैपिटल के ले लेंगे, और यदि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को कैपिटल के लिया है तो उस वाले को छोटा ले लेना, स्मॉल ले लेना। कौन सा? 9 × 10⁹ वाले को। तो दोनों में डिफरेंशिएट आप खुद से कर लेना भैया, ठीक है? ये बताना जरूरी है, नहीं तो पता लगा कई लोगों के दिमाग में हलचल पैदा हो जाएगी, और हलचल पैदा होगी तो फिर हंगामा होगा, और हंगामा होगा तो कौन आएगा? परेश रावल। ओके, तो अब यहां पर ध्यान देखिए, तो मैं बोल सकता हूं यार F मीडियम बराबर होता है F एयर अपॉन K। तो भैया F एयर आपको F है और K कितना है? 9 है, तो F/9 इज द आंसर। अब मैंने ये सवाल F के फॉर्मेट में रखा है। बेसिकली वो एग्जामिनर आपको जब सवाल देगा तो वो ऐसे देगा कि भैया दो चार्जेज है, कुछ उनके बीच की दूरी r है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 36 न्यूटन है, ऐसे दे दिया 36 न्यूटन है, और उनके बीच यदि उनके बीच का स्पेस को मैंने इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले 9 एक ऐसे मीडियम से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा? तो भैया 36/9 मतलब आंसर आ गया 4। अब मैंने तो ये डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखा है, अब वो एग्जामिनर जब सवाल देगा तो वो ऐसा डेटा रखेगा, कैसे रखेगा? कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि माना कि दो चार्जेज Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी R और इनके बीच का फोर्स है 4 न्यूटन, ठीक है? अब बोलेगा उसने इफ स्पेस इज फिल्ड, अब मैंने उनके बीच का जो जगह है, खाली जगह जो है, फिल्ड विद K = 2, देन न्यू फोर्स। तो भैया ऑप्शन कैसे बनाएगा? देखो ऑप्शन बनाएगा 4/2, सॉरी 4 दूना 8, 4/2, 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2, एक ही बात आ रही है, 16, 4 और 2 6, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। अब मैंने क्या किया है भैया, मैंने रैंडमली बनाया इसलिए मेरे ऐसे बने। वो एग्जाम सीक्वेंस में देगा 2 6 16 8, या ऐसे जो भी देना है 2 4 भी दे सकता है, 6 की जगह 4 देना ज्यादा पसंद करेगा। तो बताओ कौन सा आंसर सही है? तो आंसर आएगा 4/2 मतलब का 2। सो दैट इज करेक्ट आंसर गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऐसे टाइप के सवाल, सर ऐसे हलवा सवाल, यस ऐसा हलवाई सवाल होता है, बस आप लोग डर जाते हो और आप डरने के बाद में बोलते हो कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। भैया फिजिक्स डिफिकल्ट है ही नहीं, आप फील तो करो पहले, फील द फिजिक्स। कई लोगों ने सोचा होगा मैं बोलूंगा फील माय लव, नो वे भैया, हमारे प्यार को महसूस मत कीजिए, हमारे जो हम ये बता रहे हैं कॉन्सेप्ट उनको फोकस कीजिए, उनको फील करने की कोशिश कीजिए। अब बोले फीलिंग वाली चीज है, हर चीज में फीलिंग ली जा सकती है, ठीक है? सो हम क्या कह रहे थे, सवाल आपके दिमाग में आया क्या? बोलो ऐसे सवाल करवाऊंगा कर लोगे? अच्छा मैं इसमें ऐसा भी सवाल बनवा सकता हूं कि लाइक 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 मतलब क्या? ला 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 ला। देखो फॉर्मूला तो आपको भी याद है, अरे कितने लोगों को याद है? सर पहले ये तो बोलो कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो? तो मैं देखो सवाल बनवाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं सही बनेगा गलत बनेगा। इनके बीच की दूरी है r, ठीक है? अब मान के चलो यहां पर यदि मैंने t थिकनेस का ये भर दिया होता, हाँ तो मैं करता हूं, ले सवाल सुनो। क्वेश्चन है इफ द स्पेस बिटवीन इफ द, सवाल को ध्यान से सुनना बेटा, पूरे को ही हटा रहा हूं मैं,
लो वापस से कर देंगे। क्वेश्चन है एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच की दूरी है R और इनके बीच का फोर्स है F, फोर्स बराबर है F। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी है ही नहीं। ये तो आप लिख दोगे KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, खत्म करो। अब मैंने बोला इफ half of the space is filled with the material of dielectric constant K बराबर 9, फाइंड न्यू फोर्स। कहीं फोर्स से तो नहीं बोलता ना कोई इसको, फोर्स बोलो कैसे करना है। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस का टी रूट के का होल स्क्वायर। अब भैया जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो क्या करेगा, उसने क्या करना चाहिए बताओ, सोच के बताओ, तब तक मैं सॉल्व करता हूं। तो भैया आप यहां पे लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ये F डैश चल रहा है भैया, ठीक है, F डैश चल रहा है। सर F तो लिखा ही नहीं है, तो यार आप लिख दो ना F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हो गया। लो क्या दिक्कत है। अब यहां पर ध्यान से करना कैलकुलेशन, R माइनस टी कितना है, R/2 प्लस टी कितना है, R/2 अंडर द रूट ऑफ 9 और पूरे का स्क्वायर। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। अब देखो एग्जामिनर यहां पे बस अच्छा सा डेटा देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 9 की जगह मैं 2 दे दूं, मान के चलो मैंने 2 दे दिया, सॉरी 2 नहीं 4 दे दिया, 16 दे दिया, 25 दे दिया, ऐसा ही डेटा दूंगा, इससे ज्यादा और क्या करूंगा। ठीक है, ओके। तो F डैश बराबर, अच्छा दूसरा डेटा मैं क्या कर सकता हूं, टी की जगह मैंने बोला 1/3, 1/4, वॉट एवर बी द प्लेसेस। तो यहां से आंसर आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब जरा ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट R में से R/2 गए तो कितना बचेगा, R/2 प्लस R/2 और रूट ऑफ 9 करोगे तो कितना आएगा 3, तो मैं यहां पर 3R/2 लिख दूं, कोई परेशानी। बोलो कितने लोगों को परेशानी हुई है। हमको नहीं लगता है किसी को परेशानी हुई होगी, तो यहां से इतना आ गया। अच्छा 3R/2 प्लस का R/2, जिनको नहीं जोड़ना आता है मैं बता दूं, 3/2 प्लस 1/2 बराबर एलसीएम 2 आएगा, 3 प्लस का 1 लिखोगे 4/2 मतलब का 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से आएगा Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर। जरा अच्छे से इसको नजर मार दीजिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो आंसर आएगा 1/4 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो यहां से देख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर मैं लिख रहा हूं। कई लोग बोलेंगे सर ये कौन सी स्टाइल है आपकी, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो आप। F डैश बराबर F/4। अरे कर सकते थे या नहीं कर सकते थे इस सवाल को, बोलो कर सकते थे। अब मैं डेटा घुमाऊंगा, इससे ज्यादा क्या कर लूंगा इस सवाल के अंदर में बताओ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज और चेंज करवा सकता हूं कि मैं बोलूंगा कि बताओ, मतलब देखो पहले तो F बराबर, फिर मैं उसमें देखो जब भी कभी ऐसे बोला जाता है तो सिमिलर चार्जेस पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। वो कैसे, मैंने बोला इफ 2 सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस R, ठीक है, उनके बीच का लगने वाला फोर्स F है। अब मैं बोलूंगा कि बताओ, कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करवाने के लिए सवाल, उनके बीच का आधा स्पेस कितने वाले मटेरियल से भरा जाए कि नया फोर्स सेम रहे। सवाल की कैलकुलेशन देखो कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो देखो F तो आपके पास में बना रहेगा KQ² अपॉन R स्क्वायर, या 1/4πε0 लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। काटो इसको, तो मैंने बोला 2 सिमिलर चार्ज है तो ये Q है ये Q है, तो F बराबर है आपके पास में 1/4πε0 Q²/R स्क्वायर। देखो मैंने सवाल के अंदर में क्या बोला था, लैंग्वेज में बोला था कि यदि आधा स्पेस आपका किसी K से भरा जाए, आधा स्पेस मतलब R/2
के से भरा जाए और कुछ इस तरह भरा जाए कि नया फोर्स सेम रहे, तो आप लिखोगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन r-r/2 प्लस r/2 अंडर द रूट ऑफ के पूरे का स्क्वायर। और ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है। मतलब आपको ये कैलकुलेशन करनी है। देखो ये कैलकुलेशन वाले सवाल है, मुझे नहीं मालूम इस सवाल की कैलकुलेशन सही होगी कि अटकेगी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं तो बस रैंडमली बोल दिया कि भैया ऐसा भी तो सवाल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो मैं आपके सामने सवाल बना रहा हूं, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। तो क्यू स्क्वायर अपॉन r माइनस का r/2 मतलब r/2 प्लस का r/2 रूट के का होल स्क्वायर। देखो रूट रूट काट दो और ये भी काट दो, तो r बराबर आएगा r/2 प्लस का r/2 रूट के। ये r में से r/2 गए तो किधर बचेगा, r/2 बराबर का r/2 रूट के। तो k का आंसर 1 आ रहा है भैया, k का आंसर 1 है, मतलब एयर है। ओए होए, बोलो कितने लोगों को सवाल समझ में आया? कुछ नहीं है। अरे भैया मैंने चार्जेज में कोई परिवर्तन नहीं किया, आधा क्या पूरा स्पेस भर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब यहां पर ध्यान से देखिए, फोर्स रिमेन सेम में तो गाड़ी अटका दी उन्होंने, ठीक है। अब मैं यहां पर नया सवाल पूछता हूं। मैंने बोला कि अगला सवाल देखिए सर, ये वाला सवाल थोड़ा सा फास्ट हो गया, सवाल को फिर से बोलिए। देखो सवाल सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। हुआ क्या था इस सवाल में, मैंने बोला कि पहले दो चार्जेज है Q और Q, दोनों सिमिलर है, उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी है R और उनके बीच का फोर्स है F। मैंने बोला उनके बीच के आधे स्पेस को मैंने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल से भरा और इस तरह से भरा कि नया फोर्स F डैश बराबर F है। तो बताओ K की वैल्यू कितनी है, ये सवाल था। ये सवाल को सॉल्व करना ही नहीं था। सर आप तो अभी बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। भैया मेरे को सब कुछ मालूम था, मैं आपके लिए चेक कर रहा था कि भैया क्या होने वाला है, कितने लोग सोच पा रहे हैं। लॉजिक देखो क्या है यार, आपने ना तो चार्ज को चेंज किया ना ही उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज किया, तो फोर्स तो सेम ही है और फोर्स सेम है मतलब कि एयर ही होना चाहिए, तभी तो फोर्स सेम रहेगा। बात समझ में आई? तो लॉजिक था। लेकिन यदि मैं बोलूं कि फोर्स 4 गुना हो जाए तो 4 गुना फोर्स कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते सर जी? भैया के डालने से फोर्स डिक्रीज होता है। whenever a dielectric constant is inserted between the two charges then the electrostatic force decreases। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होती है। इंफिनिटी किसके लिए? मेटल्स के लिए। इंफिनिटी किसके लिए? मेटल्स के लिए। बात समझ में आ रही? और सबसे कम एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1। तो मतलब फोर्स हमेशा आपका डिक्रीज ही होगा जब भी कभी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किन्हीं दो चार्जेस के बीच में डाला जाएगा। ये पॉइंट लिख लेना, अपने नोट डाउन कर लेना, इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है। सर आप है ना मजाक मजाक में ना डिफिकल्ट चीजें करा देते हो, तो ठीक है लो और एक सवाल करवा दूं क्या? सर रहने दो, कहां आप परेशान हो रहे हो। देखो करवा लेता हूं, चलो छोड़ो। देखो फिर से सुनना सवाल। टू सिमिलर चार्जेस। अब कई लोगों की शिकायत आएगी, शिकायत ये आएगी सर पूरा सवाल लिखा करो, नहीं तो है ना आप, सर आपके पास में डिजिटल बोर्ड है, आप है ना पहले सवाल क्यों नहीं लिख के लाते हो, है ना। जायज प्रश्न है, मैं जानता हूं। बेसिकली देखो होता यह है कि एट द सेम इंस्टेंट कौन सा सवाल कब मन में आए और किस तरह से सवाल बनाया जा सकता है। मतलब देखो पढ़ाते पढ़ाते ही आपको पता लगता है कि यार यहां पर एक डाउट हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में। यदि मैं पहले से सोच के बैठूंगा ना कि यहां पे डाउट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो कभी पता नहीं लग पाएगा उस चीज का। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा यही वाली मेथड ज्यादा बेटर होती है रादर देन कि सब कुछ। अब दूसरा मेथड जो है कि भैया सब क्वेश्चन लिख के लाऊंगा तो फिर वही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा फिर नया क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, वो प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे को एक ही चीज को 3 घंटे पढ़ाना, 3 बार पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके फिर वैसा ही सेम चीजें आएंगी। तो इसलिए हम लोग डायग्राम बेसिस क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू सिमिलर चार्जेस ऑफ चार्ज Q, लिखते चलिए, ऑफ चार्ज Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R एक्सपीरियंस फोर्स F। नाउ हाफ ऑफ स्पेस, कई लोग बोलेंगे सर आपको हाफ नंबर ज्यादा पसंद आ गया। हाफ ऑफ स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, नाउ न्यू फोर्स इज F/4 फाइंड के, ये सवाल है। चलो करो, कैसे करोगे, करो तो भैया पहला F तो आएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मैंने बोला सही बात है। और अगले में देखो F डैश आएगा जिसे आपने F/4 लिखना है, और ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R माइनस R/2 प्लस का R/2 रूट के का होल स्क्वायर। ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो आ गया। अब बस तो 1F की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप कैसे लिखोगे 1/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर, इस वाले को इधर लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R माइनस R/2 मतलब R/2 प्लस का R/2 रूट के का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। कैंसलेशन करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया, R से R भी काट सकते हो, देखो ये R सब कट जाएंगे, ठीक है, मतलब ठीक है। तो यहां से बचेगा आपके पास में 1/4 बराबर 1/2 प्लस का 1/2 रूट के का स्क्वायर। यस, नाउ टेक द स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर को इक्वल कर दोगे तो आएगा 2 बराबर 1/2 प्लस का 1/2 रूट के। सो यहां से देखो 2 में से 1/2 गया तो कितना आएगा 3/2 बराबर 1/2 रूट के। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बराबर आएगा रूट के। तो यहां से देखिए के बराबर आ गया 9, आ गया क्या। अब पीछे आ जाइए और इस सवाल को देखिए किधर गया ये, इस सवाल को देखिए, और इसका नहीं सॉरी किधर गया यार, सवाल करवाया है मेरे को याद है, ये गया किधर वो समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो हाँ ये रहा, हाफ ऑफ द स्पेस वाला। कितना आंसर आया, F/4 आया क्या। मैंने सेम सवाल की लैंग्वेज को बदल दिया। बेसिकली देखो मेडिकल में बच्चा इसीलिए परेशान घूमते रहता है कि लैंग्वेज बदल दिया, सवाल वही रहता है, सवाल वही है। देखो इसी सवाल को मैंने 2 बार करवा दिया आपके सामने, करवा दिया कि नहीं करवा दिया, दोनों की लैंग्वेज बदल के। अब इससे ज्यादा क्या डिफिकल्ट पूछेगा इसमें, सर पूछ सकता है ना, अभी वेक्टर का फॉर्म का तो एक भी सवाल नहीं करवाया आपने अभी तक। गुस्सा मत हो, धैर्य रखो, तसल्ली रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, सब कुछ रखो और इंतजार करो आने वाले अगले लेक्चर का। क्यों, आज की ड्यूरेशन समाप्त हो चुकी है, ऑलरेडी 1 घंटा निकल चुका है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आज के लेक्चर में बेटा बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा है वेक्टर फॉर्मेट के अंदर में। वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, तो भैया हम लोगों ने बोला कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है तो भैया नेगेटिव। अब देखो मैंने वेक्टर से रिलेटेड सवाल नहीं करवाया, तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो मैं वहीं पर बताऊंगा जब ड्यूरिंग द सवाल करवाऊंगा, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अच्छा, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स है मतलब यहाँ पर फोर्सेस को चार्जेस को टच कराने की जरूरत नहीं है, और चार्जेस को टच कराने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि भैया जो पहले से कोई चार्ज रखा है वो कुछ ना कुछ तो भी कर रहा होगा। तो मतलब यहां से हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यदि डेवलप होता है तो उसको हम लोगों यहाँ पे नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है। दूसरा क्या है, यदि 2 चार्जेस फिक्स है तो उनके बाद में यदि कोई तीसरा चार्ज आपने रख दिया तो पहले वाले जो 2 चार्जेस है उनके बीच में लगने वाले फोर्स पर तीसरे चार्ज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तीसरा चार्ज उपस्थित हो या नहीं हो, उनके बीच का जो फोर्स है वो एज इट इज ही रहने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो 2 अपोजिट बॉडीज पर लगता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, इसलिए इसे हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। सो ये सारे कारण है इसके सेंट्रल फोर्स होने के पीछे। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम यहां पर 0 आ जाता है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 आ जाता है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई। फिर लास्ट में हम लोगों ने बोला यदि एक चार्ज पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, सॉरी
बहुत सारे चार्जेस एक जगह पर रखे हुए होंगे, तो एक चार्ज पर यदि नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर एडिशन आपको करना है, जिससे रिलेटेड मैंने सवाल अभी तक आपको करवाया नहीं है। लेकिन बीच वाले जो सवाल थे, बेसिक कूलाम्स लॉ, जो स्केलर फॉर्मेट में जो कूलाम्स लॉ था, उसके न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिए हैं और सब कुछ यहां पर खत्म हो गया। इससे ज्यादा सवाल मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई सवाल यहां पर बचा होगा। यदि बचता है तो आप अपनी कोई स्टैंडर्ड बुक आपके पास में होगी तो उसे एक बार गो थ्रू कीजिए और उसमें से यदि कोई नया सवाल मिलता है तो उसे आप ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए